दरपेश ये कैसा सफ़र हुआ कि नसीब फिर ना घर हुआ। 1947 के फसादात में 9 साला अब्दुल सत्तार अपने ख़ानदान में से ज़िंदा बचकर पाकिस्तान पहुंचने वाला वाहिद फ़र्द था। आखिर क्यों वो 1955 में रात के अंधेरे में सरहद पार करके वापस भारत चला गया? पल पल खतरात को चकमा देकर कैसे पहुंचा वो अपने शहर पटियाला? जिंदगी के अगले 5 साल भारत में कैसे गुजारे? 1960 में किन हालात में और कैसे पाकिस्तान लौटा? दुबई जाकर कैसे बना वो 1 करोड़पति शख्स? किन बेरहम हालात ने उसे अर्श से फर्श पर वापस ला फेंका? 1947 में शुरू होने वाली हिजरत का सफ़र जो आज भी जारी है। अगर ज़िंदगी से कोई गिला है तो आपके लिए इस कहानी का सुनना ज़रूरी नहीं बल्कि लाजिम है। मेरे सामने मेरे वालिद को, बड़े भाई को मेरे अल्लाह, कुछ दूसरे बच्चे मैं भी नीचे लाशों के नीचे दब गया। दूसरे आदमी का खून मेरे ऊपर सर से पाँव तक। सन 55 में वो ख्याल आया कि वापस जाता हूँ इंडिया। अच्छा, कि अपना घर देखूंगा, जहाँ माँ बाप शहीद हुए वो जगह देखूंगा। मुसलमान का नाम बताता जहाँ मुसलमान ज़्यादा होते हैं। अच्छा। जहाँ हिंदू होते हैं वहाँ हिंदू का नाम बताता। क्या नाम बताया करते थे अपने? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी। यहाँ जब फाइल का बंगला गया, यहाँ तारा सिंह, मुन्ना सिख। मुन्ने होते ना, ये बाल नहीं रखते, वो बाल नहीं होते उनके लंबे। फाजिल का में आपने अपना नाम बताया तारा सिंह जी। कि उसमें रिफ्यूजी रहते हैं, मार देंगे आपको, हम भी कुछ नहीं कर सकते। अच्छा। तो मैं बोला मार देंगे कोई नहीं, जहाँ माँ बाप शहीद हुए मैं भी शहीद हो जाऊँगा। बोला मुझे घर दिखा दो। कहते हैं चलो जिद कर रहे हो तो फिर क्या करें। लड़के को कह गए दूर से घर दिखा के आ जाना। क्या बात है, मैं बोला वो भोपाल से आया हूँ घर देखना है। सबको भोपाल बताता था मैं कि भोपाल से आया हूँ। पाकिस्तान का तो नाम ही नहीं लेता था ना। हाँ क्यों, वीज़ा नहीं था, कुछ नहीं था। हाँ। तो वो औरतें जमा हो गई मोहल्ले की, हाँ नहीं मुसला आया मुसलमान को मुसला कहते हैं। वो कह रहा था ये पाकिस्तान का जासूस है, अगर ना हो तो मेरे मुंह पे थूक देना। दरवाजे के करीब पहुंचा, लड़के की निगाह पड़ी मेरे ऊपर। उन्होंने कहा हाँ यही है। अच्छा। हाँ, तो मैं डर के खड़ा हो गया। मैं बोला बस आज मेरी खैर नहीं है, इन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया कोई। मैं बहावलपुर शहर में बैठा हूँ और हमारी आज की कहानी पंजाबी में नहीं है, उर्दू ज़ुबान में हम इस कहानी को रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन ये कहानी सुनने से ताल्लुक़ रखती है। आप सब के लिए ये कहानी रिकॉर्ड करने के लिए मैंने तकरीबन कोई 400 किलोमीटर का सफ़र किया है। ये कहानी जो हम सबको सुननी चाहिए। ये वो बुज़ुर्ग मेरे सामने बैठे हैं, हिजरत जिनके पाँव के साथ बंध गई है, आज तक ये हिजरत में हैं। इनकी सारी उम्र सफ़र में गुज़र गई। ये कहानी मेरी बाकी कहानियों से कदरे मुख्तलिफ हो सकती है। सुनिएगा शुरू से लेकर आखिर तक। आपका पूरा नाम क्या है? अब्दुल सत्तार, वालिद का नाम है हफीजुर रहमान। आप मुझे ये बताइए, 1947 से पहले आप कहाँ पे रहते थे? पटियाला शहर में, और शेरा वाला गेट, मोहल्ला अंगूरों वाली मस्जिद। 2 मंजिला मकान था, बहुत बड़ा, कई मरले में। अच्छा, आपके वालिद क्या काम करते थे? वो कहीं तिजारत का काम करते थे। आप कितने बहन भाई थे? 3 बहनें थीं, 2 भाई। वो आपसे बड़े थे सारे?
जी सब बड़े, सबसे छोटा मैं था। सबसे छोटे आप थे। जी मेरे भाई की शादी होने वाली थी, वो बीच में रह गई। अच्छा। एक बहन शादीशुदा दिल्ली में थी, मेरे से एक बहन वो वहीं शहीद हो गई, बहन वहीं भी शहीद हो गया। अच्छा। वो अपनी छत के ऊपर गोलियां चल रही थी, ऊपर चढ़े वो, तो वहीं शहीद हो गए। अच्छा, वो मोहल्ला जहाँ पे आप रहते थे, अंगूरों वाली मस्जिद, जी शेरा वाला गेट के पास, जी वो सारा मुसलमानों का मोहल्ला था? जी जी आपको सिर्फ इतना याद है कि वालिद साहब बिजनेस करते थे, जी घर आपका बहुत बड़ा था, जी 2 मंजिला था। 2 मंजिला था। जी। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी फैमिली को खाती पीती फैमिली थी। जी जी अच्छा, फिर क्योंकि आप बचपन में थे, वो वहाँ के हालात आपसे नहीं पूछेंगे हम, ना आपको ज़्यादा पता होगा कि कौन कैसे कैसे रहता था। हाँ उस टाइम बस वही सीन याद है, जो मार पीट वाले, घर से भागना दौड़ना। क्या वक़्त था उस वक़्त, दिन का कौन सा पहर था जब आप घर से निकले हैं? घर से पहले तो उनकी मीटिंग बनी, जैसा सुनने में आया था तो ये गया पटियाला में राजा यादविंद्र सिंह के पास। जाके इन्होंने कहा कि हमें मारा पीटा, वहाँ से निकाल दिया। उन्होंने बैठ के प्रोग्राम बनाया, मीटिंग बनाई कि ये मुसलमानों से सब असला ले लो, जो फौज में थे मुसलमान और पुलिस वाले, उन सब से उन्होंने असला ले लिया, पहले जमा कर लिया, और उनको शहर से बाहर था किला बहादुरगढ़, वहाँ जाके उन सबको बंद कर दिया, असला छीन लिया उनसे। जब सबसे असला छीन लिया, उनको बंद कर दिया, बाद में उन्होंने कत्ल वगारत शुरू कर दी। एक मोहल्ला ख़त्म कर, दूसरा मोहल्ला ख़त्म कर। तो हम घर से कई दफ़ा निकल के बाहर गए दूसरे मोहल्ले में बचने के लिए, कि शायद उधर अमन हो या कहीं निकल जाएं बाहर। तो वहाँ जाके वो देखा रोडों के ऊपर लाशें पड़ी हैं। आगे फिर देखा वहाँ भी लूट मार शुरू है, कत्ल वगारत शुरू है। फिर वापस घर आ गए, फिर दोबारा इसी तरह निकले, फिर वापस आ गए। यानी 2-3 दफ़ा घर से निकले, लाशें ऊपर से गिरते गिराते फिर वापस घर आ गए। दूसरे मोहल्लों से हमारे घर जमा हो रहे थे लोग आके बचने के लिए। बस इधर अफरा तफरी, कोई किधर भाग रहा है किधर। हमारा घर नीचे से ऊपर तक भरा हुआ था, दूसरे आदमी आए हुए थे, लोग जमा हो गए थे आपके जी, घर में? नीचे भी ऊपर भी। बड़ा घर देख के कि यहाँ पे जी, शायद महफूज हो। जी। अच्छा। तो वो अपना से कई दफ़ा हमला भी करने आए, तो असला तो छीन लिया था सबसे। उसके बाद वो घरों में लोगों ने ऊपर से ईंटें मारी उठा के, या ऊपर से मिर्चें घोल के डाली उनके ऊपर, जो भी कुछ हो सका। वो हमला करने वाले आम लोग थे या आर्मी और पुलिस उनके वो साथ भी थी? साथ मिली हुई थी, और आम लोग तलवारों के साथ थे। तो वो तलवारें लेके घूम रहे थे, और वो मिलिट्री गन है, वो गन मशीनें, और वो अपना असला वगैरह मिलिट्री का था। मिलिट्री भी उनकी, पुलिस वाले तो निकाल दिए थे उन्होंने, और मिलिट्री भी निकाल दी थी मुसलमानों की। पटियाला की मिलिट्री पूरी तरह से उनके साथ थी या पूरी तरह से उस कत्लेआम में शामिल थी? जी अच्छा, शामिल थी। फिर? तो काफिले निकलते थे बन के मुसलमानों के, तो रास्ते में वो ख़त्म कर देते थे। आपके घर में जब बहुत सारे लोग जमा हो गए थे, वो फिर क्या हुआ जब वो आप बता रहे हैं कि ऊपर से वो ईंटें वगैरह मारते हमला करने वालों को, या मिर्चें घोल के फेंकते? ये दूसरी पीछे से गोलियां आ रही थी। ऊपर छत के आखिरी हिस्से के ऊपर चढ़े अपना, जिन्होंने जवान लड़कियां थी कि इनको यहीं शहीद कर देते हैं, तो बहुत सी ऊपर लड़कियां चढ़ाई इन्होंने, उधर शहीद हो गई। तो मेरे वो अपना बहनोई और वो बहन एक, वो भी वहीं शहीद हो गई। अच्छा। तो बाकी हम रह गए। फिर कई दिन गुजर गए थे, मार धाड़ ये वो कत्ल वगारत। फिर अपना एक रोज़ ख्याल आया मेरे वालिद साहब के कि चलो पाकिस्तान चलते हैं। तो घर निकले सारे घर से, जो घर के जी थे, बड़ा भाई था, मैं था, बहन वगैरह, अपना वालदा। तो बाहर काफिला जा रहा था, आदमी और भी थे बहुत से दूसरे मोहल्लों के। तो लाशों के ऊपर से गिरते गिराते लाशें रोड के ऊपर पड़ी थी कई दिन की। अच्छा। तो पहुँचते पहुँचाते आगे एक घास मंडी थी उस वक्त। हाँ, मैदान था, ठीक है। तो उसका नाम था घास मंडी। हाँ। तो वहाँ जाके वो कुछ तो रास्ते में मर गए आदमी गोलियों से, कुछ रास्ते में मार दिए, कुछ जो बचे हजारों में से
तो वहाँ घास मंडी में जाकर चारों तरफ से घेर लिया, तलवारों से मारना शुरू कर दिया। चारों तरफ से आर्मी ने घेर लिया और वो सिख भी थे उनके साथ मिले हुए। और आर्मी भी थी? जी आर्मी भी थी, पुलिस भी थी, वो सब एक ही थे वो। अच्छा। मुसलमानों को तो बंद कर दिया था उन्होंने पहले से। किला बहादुरगढ़ शहर से बाहर एक किला बहादुरगढ़ है, वहाँ बंद कर दिया था। मुसलमान ऑफिसर जो थे आर्मी में? जी। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद सब छीन लिया था। घास मंडी में क्या हुआ? तो वहाँ चारों ओर से घेरे में ले लिया और वो शहीद करना शुरू कर दिया मुसलमानों को। जो काफिला था हमारा, जितने आदमी बचे थे, बाकी कुछ तो रास्ते में मर गए। हाँ हाँ। तो वो मेरे सामने मेरे वालिद को, बड़े भाई को मेरे अल्लाह, अच्छा फिर वहाँ पे घास मंडी में हमला हुआ आप लोगों पे, आपके घर के बहुत से प्यारे वहाँ आपका साथ छोड़ गए। वो अपना मैं लाशंग नीचे दब गया, तो मेरे वालिद भाई, बड़ा भाई सब मेरे सामने शहीद किए। तो कुछ दूसरे बच्चे बचे, मैं भी नीचे लाशों के नीचे दब गया। दूसरे आदमी का खून मेरे ऊपर सर से पाँव तक। आप लाशों के नीचे दबे हुए थे? 3 दिन तक लाशों के नीचे दबा रहा। 3 दिन के बाद ऐलान हुआ कि जो मुसलमान बचे हैं उनको किला बहादुरगढ़ पहुँचा दो, अब मारपीट बंद कर दो। 3 दिन आप लाशों के नीचे पड़े रहे? भूखा प्यासा, और वो डर के मारे आप बोले भी डर के नहीं? मेरी आवाज़ बंद हो गई, आवाज़ भी नहीं। और वो 3 दिन के बाद आके वो मिलिट्री आई, उन्होंने लाशें इधर उधर फेंकी, और वो सिख भी थे बीच में। तो लाशों को उठा के वो एक साइड में किया, जो जिंदे बच्चे थे उनको निकाला। कोई ज़ख्मी था, किसी का बाजू कटा हुआ था, किसी के सर में तलवार लगी हुई थी। खुदा का शुक्र है कि मैं बिल्कुल सही था। घास मंडी पटियाला के अंदर ये वाक़यात हो रहे हैं? जी। अच्छा। तो मैं बिल्कुल सही था, बस खून था दूसरे आदमी मेरे पर करीब से तलवारें गुजरी हैं, लेकिन लगे नहीं मुझे। ठीक है। तो फिर वो पुलिस का ट्रक आ गया। उसके बाद वो जो बचे हुए थे बच्चे वगैरह, अच्छा। तो उठा के उन्होंने ट्रक में फेंका जानवरों की तरह। हाँ हाँ। उठा के किला बहादुरगढ़ ले गए। अच्छा जी। वहाँ जाके किला बहादुरगढ़ में छोड़ दिया। हाँ हाँ। तो वहाँ मेरे खालू थे, वो सुबह मेजर थे फौज में पटियाला में। ठीक है। उनको पहले से वहाँ बंद कर दिया था। अच्छा जी। तो किले में वो मेरी उम्र का अभी भी वो इफ्तिखार है लाहौर में, तो वो मिल गया। तो पकड़े मुझे, वो ले गया जहाँ वो ठहरे हुए थे किले में। हाँ। अपनी वालिदा के पास, वालिद के पास। अच्छा। तो उन्होंने कपड़े उपड़े उतारे, इफ्तिखार के कपड़े पहनाए, नहलाया। तो बहुत बुरी हालत थी किले में। तो जब आदमी जमा होते रहे, जो बच्चे कुचे थे, तो खाना वो कभी मिल जाता, कभी नहीं मिलता। लोगों ने बाग से अंदर किले के अंदर दो, तो वहीं वो घास खाते, पत्ते खाते, उन्होंने वो ऐसे गुजारा किया किले में। अच्छा। तो फिर बाद में वो जो आम पब्लिक के आदमी थे, उन्होंने फिर वो पाकिस्तान भेजना शुरू किया 2-3 महीने के बाद। अच्छा। उन 2-3 महीनों में आपने घास और पत्ते खाए बस? हाँ, कभी खाना मिल जाता, रोटी, कभी पत्ते, कभी घास, कभी बस। मैं क्या, सबके साथ ऐसे हो रहा था। आपके घर वालों में से आपके सिवा कोई नहीं बचा था? नहीं, सिर्फ आप अकेले बचे? जी। बहन थी शादीशुदा दिल्ली, वो वहाँ से बच के आई। वो दिल्ली में थी? जी, दिल्ली में शादी इसलिए हो बच गई थी उनकी, तो वहाँ से वो बच के वो कराची चले गए थे। अच्छा, फिर जो 3 माह के बाद वहाँ से भेजना शुरू किया, तो फिर क्या हुआ? बस रेलगाड़ी
सब जो बचे कुचे थे तो कोई एक दो रिश्तेदार मिल गया वहीं, तो उनके साथ मैं भी आ गया पाकिस्तान। नाना थे, नानी थी। नानी तो जंग आके मर गई स्टेशन के ऊपर। तो फिर बहावलपुर आ गए। पहले लाहौर गए, लाहौर से फिर बहावलपुर आए। तो बस फिर यहाँ कोई रिश्तेदार थे, मामू वगैरह, वो भी वहीं से आए थे बच खुच के, मुलाकात हुई। तो कभी मामू के पास, फिर 1 साल के बाद पता चला कि अखबारों में पीस आते थे कि कोई बच्चे खुचे जो आदमी थे उनके। तो बहन का पता चला कराची का अखबार में आया। फिर कराची चला गया, कुछ अर्सा कराची रहा। बहन के पास? बहन के पास। हाँ हाँ। बस सब ऐसे परेशान हाल थे, तो परेशान था मैं भी। कभी कहीं, कभी किसी रिश्तेदार के पास, कभी कहीं। सुकून नहीं मिलता था? जी, बस वो याद आ, उनकी दिल में याद थी, वो माँ बाप की, बहन भाइयों की, जी, जो पटियाला के अंदर शहीद किए गए। जी जी। फिर क्या वही हुआ? सीन सामने रहता बस। अच्छा। उसके बाद वो काम वाम करने लगा, या काम सीखा इलेक्ट्रिक का। जहाँ कहीं कोई काम मिलता था कर लेता था। कराची वेल्डिंग का वो कपड़ा मिल में काम किया। अच्छा। वेल्डिंग खाने में। ठीक है। बस उसके बाद वो टाइम पास होता रहा। अच्छा। कभी कहीं, कभी कहीं। फिर सन 55 में वो ख्याल आया कि वापस जाता हूँ इंडिया। अच्छा। कि अपना घर देखूंगा, जहाँ माँ बाप शहीद हुए हैं वो जगह देखूंगा। अच्छा। अब जाने के लिए कुछ, यानी एक तरीका चाहिए था जाने के लिए। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला हर जगह साथ देता रहा है। 55 में आपकी उम्र होगी कुछ 16 साल के लगभग। उस जाने के वापसी जाने के टाइम आप कहते हैं ना 55 में? जी हाँ, जी हाँ। 1955 में आपकी उम्र कुछ 16-17 साल होगी? हाँ, ऐसी होगी तकरीबन। अच्छा। फिर उसके बाद वो प्रोग्राम बनाया, मैंने पूछा इधर उधर, किसने बताया फोर्टाबास बॉर्डर है वहाँ से निकल जाओ। फोर्टाबास गया। बहावल नगर की तहसील है फोर्टाबास। जी, फोर्टाबास गया। वहाँ बॉर्डर के ऊपर तो एक गांव था, वहाँ अपना एक वाकिफ मिल गया बहावलपुर में। उन्होंने मुझे कहीं देखा होगा, कहीं मामू के पास, कहीं इधर उधर। तो उन्होंने पूछा कि वो ज़हूर साहब, हाजी ज़हूर साहब के रिश्तेदार हो? मैं बोला हाँ। तो उन्होंने घर बिठाया, पूछा क्या बात है, कैसे आए? मैं बोला बॉर्डर क्रॉस करना है, इंडिया जाना है। तो उन्होंने मना किया कि यहाँ से नहीं जाओ, ये रेगिस्तानी इलाका है, अच्छा है तो नहीं जाओ, घर चले जाओ वापस। कहते अगर जानी है तो फिर अमरुका से जाओ, अमरुका बॉर्डर से। अच्छा। तो उन्होंने दिखाया कि सामने मिलिट्री घूम रही है और ये रेगिस्तान का इलाका है, अगर रास्ता भूल गए तो पानी भी नहीं मिलेगा रास्ते में, और कोई पकड़ भी लेगा। अच्छा। उसके बाद फिर मैं बहावलनगर चला गया। वहाँ से बहावलनगर जाके मालूमात की। उन्होंने बताया कि मिंचनाबाद चले जाओ, मिंचनाबाद से फिर अमरुका चले जाओ। मिंचनाबाद गया, वहाँ से वो एक ही गाड़ी जाती है, वहाँ दिन में 2 बजे पहुँची थी अमरुका। अमरुका पहुँचा, वहाँ गाड़ी से उतरा, देखा वो मिलिट्री घूम रही है बॉर्डर के ऊपर। डरा मैं, मेरा पकड़ ना ले कहीं। होटल था सामने एक छोटा सा, होटल में जाके बैठ गया, खाना खाया। तो उनसे वो खाना खा के लोग चले गए। वो होटल वाला, होटल बंद करना था उसने। रात हो गई? उसी टाइम खोलता था वो होटल। रात नहीं थी, दिन के 2 बजे थे। अच्छा। खाना वाना खा के 3-4 बज गए होंगे। देहाती इलाका है, दूर दराज का, बॉर्डर का। जी जी। तो जाहिर है वो दिन कोई होटल बंद कर देते होंगे। जी जी, बस वो 2 बजे खोलता था। 2 बजे से पहले गाड़ी आने के टाइम खाना वाना किसी ने खाना होता, चाय वाय पीनी होती, उसके बाद वो 3-4 बजे बंद कर देता था जब गाहक चले जाते थे। अच्छा। तो मैं खाना वाना खाया, वहाँ बैठा। उसके बाद वो तो पूछने लगा कि वो भाई पार्ट जाना है? वो समझ जाते हैं आदमी देख के, नया देख के। होटल वाला समझ गया था। मतलब जाना तो पार है, मेहरबानी करना, किसी को बताना नहीं।
कहता ठीक है नहीं बताऊंगा। कह रहा यहाँ चबूतरा बना हुआ था, कह रहा इसके पीछे लेट जाओ। कहता मगरिब के टाइम में खाना भेजूँगा, तो उसके बाद रात को मैं आऊँगा, फिर चले जाना, मैं निकाल दूँगा। कह रहा वो रास्ता समझा दिया उसने कि चौकियाँ तिरछे होके जाना, सीधा नहीं जाना, तो सीधा जाओगे चौकी पे पहुँच जाओगे उधर। उसने तरीका समझा दिया जाने का, और ये भी बता दिया कि रेलवे लाइन है पुरानी, रेलवे लाइन तो वहाँ नहीं है अभी, वो तो उखाड़ दी। अब वो रोड बना हुआ है, उसके ऊपर वो गाड़ियाँ चलती हैं मिलिट्री की, इधर से पाकिस्तान की उधर से इंडिया की, और रोड के ऊपर भी नहीं जाना। खैर रात को आया वो, आकर कहा कि आ जाओ भाई ईशा के बाद। अच्छा, आके उसने कहा भाई निकल जाओ जी सामने से, बॉर्डर क्रॉस कर जाओ। जी। और मैं अल्लाह का नाम लिया, रात को शुरू हो गया मैं जाना। अंधेरी रात थी? अंधेरी रात। अच्छा। चलते चलते चलता रहा तो अपना इंडिया शुरू हो गया, चौकियों से बच गया, मैं नहीं पकड़ा किसी ने। आपको पता चल गया था कि अब मैंने बॉर्डर क्रॉस कर लिया है? जी, वो खेती बाड़ी शुरू हो गई इंडिया की, उसने सब बता दिया था मुझे। अच्छा। कि आगे खेती बाड़ी शुरू हो जाएगी, इंडिया शुरू हो जाएगा, और वो लाइट नज़र आएगी दूर से फाजिल के बंगले के, लाइट देखते चलते रहना। और सामने आपके शहर फाजिल का बंगला था? जी। अच्छा, फिर? उसके बाद यानी इंडिया का पहला शहर। अच्छा जी। उसके बाद वो चलता रहा तो आगे जाके वो इंडिया के गांव शुरू हो गया। हाँ। तो कोई ड्रामा चल रहा था किसी थिएटर में। पहले तो सोचा मैं थिएटर में जाके बैठ जाऊँ थोड़ी देर, फिर अल्लाह ताला बचाने वाला दिमाग में बात आई, मतलब मैं नया हूँ, वहाँ जाऊँगा कोई पकड़ लेगा कि नया आदमी कहाँ से आ गया। फिर चलता रहा, चलते चलते वो रात गुजर गई, सुबह का टाइम होने वाला हुआ, अभी अंधेरा था। मतलब पहले से जाऊँगा स्टेशन के ऊपर या शहर में कोई पकड़ लेगा नया देख के, तो मैं वहीं बैठ गया इंतज़ार में कि थोड़ी रोशनी होए, दिन चढ़े, आदमी चहल पहल होए, फिर जाऊँ। फिर मैं स्टेशन पे गया, थोड़ा जब दिन चढ़ा स्टेशन पे जाके बैठा थोड़ी देर, एकदम नया माहौल, नई चीज़, अजीब सा। आप शहर फाजिल का बंगला के स्टेशन पे जाके बैठे? जी, वहाँ प्लेटफार्म में बैठ गया। 7 बजे गाड़ी तैयार हो गए, वहाँ से जानी थी, उसने बताया था सब कुछ मुझे। हाँ। और उसने होटल वाले ने कि 7 बजे गाड़ी निकलेगी वहाँ से तैयार हो गए, और उसके बाद अगर कोई पूछे, कह रहा कुंबड़ के गांव में वो नंबरदार के पास गया था, उसने नाम भी बताया था मुझे नंबरदार का। अच्छा, उन दिनों में बॉर्डर के लोग आर पार एक दूसरे को जानते होंगे? हाँ, उस टाइम जानते होंगे। अच्छा, ठीक हो है। सकता है आते जाते हों? पहले उस टाइम नहीं, पहले आना जाना होगा उनका। अच्छा, करीब है ना दोनों। पहले तो आपको उसने ये भी समझा दिया था कि किसी नंबरदार का नाम लेना? हाँ, कि कोई अगर पूछे कोई कि किसको मिलना है, क्या काम आए, तो कहना कि वो कुंबड़ की गांव में, मैंने गांव नहीं देखा वो, लेकिन नाम याद है मुझे अभी तक। अच्छा। कि कुंबड़ की गांव है, तो उसमें वो फलाने नंबरदार का नाम भूल गया, मैं उसने बताया था। हाँ। कि उस नंबरदार को मिलने आया था, मिला नहीं है वो। हाँ। तो मैं प्लेटफार्म पे बैठा, तो वाकई वो कोई आदमी आ गया, CID वाला होगा शायद, पूछने लगा भाई कहाँ से आए हो। तो मैंने कहा पटियाले से आया हूँ मैं। तो वो किसको मिलना है, मैंने कहा कुंबड़ की गांव में फलाने उसको मिलना है, रजवान सिंह क्या कोई नाम था, ऐसे याद नहीं मुझे अभी। हाँ। कि उसको मिलना है, मिला नहीं, वो वापस जा रहा हूँ। हाँ। वो उठ के चला गया, बाद में एक और आ गया। अच्छा। आदमी, उसने भी आगे पूछा। अच्छा। इंडिया में CID बहुत है वैसे। अच्छा जी। फिर उठ के मैं थोड़ा, शहर करीब ही है, वो स्टेशन के साथ ही है, थोड़ा शहर में गया ऐसे थोड़ा चक्कर लगाने। देखता हूँ लुंगियाँ बांधी हुई हैं, वो हिंदुओं ने घड़ियाल बज रहे हैं मंदिरों में, अजीब सा माहौल। अच्छा। आगे वापसी प्लेटफार्म में बैठ गया, आगे मैं जल्दी, बोला कोई पकड़ ना ले। ठीक है। 7 बजे गाड़ी तैयार हुई, गाड़ी का रंग भी सुर्ख, हर चीज़ बदली हुई।
अजीब माहौल। तो गाड़ी में बैठा, भी ठंडा उतरा जाके जंक्शन है। तो अपने वो बठिंडा शहर में गया, सारे सिख नज़र आए वहाँ भी। वापसी में आ गए, फिर फिरोजपुर चला गया। गाड़ी का टिकट लिया था आपने या वैसे ही चढ़ गए थे? जो कुछ पैसे ले गया था मैं यहाँ से। किससे लिए थे वो पैसे आपने? यहाँ तब्दील कराए थे। अच्छा, उन दिनों में तब्दील हो जाते होंगे आसानी से? यहाँ तब्दील हो जाते थे। और कराची में तो हम बैठे हैं आदमी पैसे तब्दील करने वाले उस टाइम, अब का पता नहीं है। हाँ हाँ। हर मुल्क के पैसे मिल जाते थे। कराची से आप वो पैसे लेकर चले थे? जी जी। अच्छा, फिर फिरोजपुर पहुंच गए आप? जी, फिरोजपुर गया। अच्छा। फिरोजपुर से फिर वो अपने शहर में गया, वहाँ देखा, वहाँ भी सब सिख नज़र आए। हो सकता है कोई मुसलमान हो, लेकिन पूछा नहीं मैंने किसी से, नया नया था। वहाँ से फिर गया पटियाले उतरा, वहाँ जाके देखा, वहाँ भी सब सिख नज़र आए। नक्शा ही बदला हुआ था? जी, सब नक्शा बदला हुआ। हाँ। तो मैं फिर आगे चला गया दिल्ली। अच्छा, आप पटियाला में नहीं उतरे? जी, उतरा था शहर में, चक्कर लगाया, वापस चला गया। वापस ट्रेन पे बैठ के जा? हाँ जी, ट्रेन पे वापस दिल्ली चला गया। अच्छा। दिल्ली गया, वहाँ जाके वो एक टाल वाले से काम पूछा मैंने। उन्होंने कहा वो काम है मुंशी का। तो वो अपना वो ड्यूटी करता था कि मैं शाम को आऊँगा, मुझे हिसाब दे दिया करो। तो वहाँ काम पे लग गया। वहाँ से कुछ पैसे वैसे बनाए, फिर वो अजमेर निकल गया, अजमेर शरीफ। ऐसे अल्लाह ताला सब जगह काम दिलाता रहा। जहाँ में जाके काम पूछा था मैं मिल जाता था। अच्छा। बस खुदा की कुदरत, अल्लाह ताला जब रिज़्क़ देने वाला है। ठीक है। तो उसके बाद वो अजमेर शरीफ वो पीर साहब मिल गए, यानी अच्छे बुजुर्ग आदमी। हाँ। ऐसे आम पीर नहीं, अच्छा। पहुँचे हुए थे वो। हाँ हाँ। वो फातिहा वातिहा पढ़ी। फातिहा पढ़ने के बाद वो मुराकबा है, वहाँ बुजुर्ग नजर आए भाई, बहुत पहुँचे हुए थे वो। तो उनसे जाके मैंने कहा कि वो गया मैं मोती मस्जिद, तो साथ ही मोती मस्जिद है बड़ी उसकी उस इलाके में। तो वहाँ देखा तो वहाँ बैठे हैं वो। मैंने उनको कहा मुझे मुरीद कर लो अपना। तो कहने लगे भाई मुरीद ऐसे नहीं होते, बहुत मुश्किल है मुरीद होना, बहुत तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं। अच्छा। मैंने आप बताएं क्या तकलीफ़ है, क्या करना है, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। ठीक है। तो कहने लगे आप इनके क्यों नहीं होते मुरीद, इतने रेशमी कपड़े पहन के खड़े हैं, मौलवी हैं, इतनी तकरीरें कर रहे हैं। मैंने नहीं, उनका नहीं, आपका ही होना है। अच्छा। उन्होंने मुरीद को इशारा किया, वो होटल में ले गया, खाना वाना खिलाया। उसके बाद वो फिर दूसरे रोज़ मैं खाने के टाइम नहीं गया, मतलब शायद कहेंगे कि खाने के लिए आता है। अच्छा। तो 3-4 रोज़ चक्कर लगाता रहा मैं। फिर उन्होंने बिठाया, कहते भाई मैं तो जा रहा हूँ, जहाँ घूमना घूम के आ जाना, पता लिख के दे दिया मुझे कि भोपाल आ जाना। वहाँ घूमा, फातिहा वातिहा पढ़ी, जो जगह देखी थी, जहाँ ख्वाजा ने चिल्ला खींचा था या कुएं में पानी लिया था, तारागढ़ पहाड़, जो भी मशहूर जगह थी। तो वहाँ से वो होते हुए मैं 7 दिन के बाद वो भोपाल चला गया। पता तो गुम हो गया था उनका। भोपाल, वो पीर साहब जो आपको मिले थे वहाँ पे, वो भोपाल के थे? जी, भोपाल के थे। लेकिन मिले आपको अजमेर में थे? जी, अजमेर में मिले थे। तो उन्होंने वो पता लिख के दे दिया था कि वहाँ भोपाल आ जाना। हाँ। तो वो अपना देखते हैं ना, बुजुर्ग पहुँचे हुए थे, बाद में देखा ना मैंने जाकर। तो पहले एक शहीदों की मस्जिद थी, वहाँ गया मैं। वहाँ से बाहर निकला है, कोई गुदड़ी वाले बाबा, जैसे उन्होंने गुदड़ी पहनी हुई थी, वो बाहर दरवाजे के ऊपर खड़े थे। तो उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो? मतलब एक बाबा जी थे, उनके पास जा रहा हूँ मैं, वो सुरंग में मिले थे, पहाड़ में बैठे थे। कह रहे उनको छोड़ो, जहाँ ख्वाजा के उन्होंने चिल्ला खींचा था वहाँ जाओ। बोला ठीक है। मैं उधर चला गया। फिर बाहर जाके देखा, वहाँ जहाँ चिल्ला खींचा था उन्होंने, पहाड़ के ऊपर है सुरंग बनी हुई।
तो बाहर एक बुजुर्ग बैठे हुए, गुदड़ी पहने हुए बाबा, उन्होंने पूछा, रो रहे थे बैठे हुए। मैंने जेब से निकाल के पैसे दिए, मैं बाबा जी खाना खा लेना। कहते रखो, तुम्हारे पास खुद पैसे नहीं हैं। ओए अच्छा। जी, मैंने वो फिर दोबारा दिए, मैं चाय पी लेने। कहते कहा ना रखो। थोड़ी देर के बाद ऐसे सारी लाया, अपना गुड़ की डली निकाली, मुझे दी कि खा लो। उठ के एकदम तेज़ी से वहाँ से चले गए। आगे ऊंचा पहाड़ था एक और, उसके ऊपर चढ़ गए जाके वो। अच्छा। मैं भी पीछे पीछे अच्छा। जाके मैंने उनको खड़ा कर दिया, हाँ। हाथ के कंधे के ऊपर हाथ रख के। तो मैंने कहा बाबा जी कोई दुआ करो मेरे लिए। तो वो देखने में मजबूर थे, लेकिन वो बात ऐसी करते जैसे पढ़े लिखे होते हैं। बहुत अच्छी बात की उन्होंने। कहते बेटा ये बताओ, जब आदमी मेहनत करता है उसके बाद उसको फल मिलता है ना? हाँ हाँ। बोला जी हाँ। कहते मेहनत करो, अल्लाह ताला फल देगा उसका। ठीक है। और जो कुछ फातिहा वातिहा पढ़ो, जो कुछ यहाँ करना है, और चले जाओ। तो फिर उनके बात सुन के फिर मैं भोपाल चला गया। उन्होंने कहा भोपाल जाके, वो पता तो था नहीं इनका, गुम हो गया था। गाड़ी से उतरा, पैदल 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 जा रहा था। अभी होटल खुले नहीं थे। तो चलता रहा, एक चौक आया उसको क्रॉस किया, दूसरा चौक आया उसको क्रॉस किया, फिर होटल खुलने शुरू हो गए। एक रोड के ऊपर गया, जाके होटल खुल रहा था। एक उससे पूछा, मेरा पीर अब्दुल जब्बार साहब का घर मालूम है आपको? दिल में सोचा भी मिला कि पागल है, इतने बड़े शहर में घर पूछ रहे, पता तो है नहीं इसके पास। नाम आपको मालूम था उनका? यहाँ नाम याद था, पीर अब्दुल जब्बार था उनका नाम। अच्छा। और वो पते पे भी लिख के दिया था। नाम तो याद रह गया, पता गुम हो गया उनका, कागज जो दिया था उन्होंने। ठीक है। अच्छा, आपने पीर साहब का नाम पूछा उनसे? जी, कि उनका मालूम है आपको? तो कहने लगे सामने गली थी होटल के साथ ही। अच्छा। तो कहने लगे सामने बैठे क्या, उसमें बैठे होंगे। अच्छा। मैं फिर खड़ा रहा। मैंने सोचा कि पहले आदमी से पूछा और इतना बड़ा शहर है और कह रहा है सामने घर है, अजीब सी बात लगती है ना। हाँ, यकीन नहीं आता जी। तो मैं फिर खड़ा रहा। कहता आप गए नहीं? मैं पीर साहब का घर पूछ रहा हूँ, मैं पीर अब्दुल जब्बार साहब चिश्ती, जो मैं अजमेर शरीफ गए थे अभी। कहता हाँ भाई वही घर है सामने। कहता जाए। गया मैं, जाके दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खोला उन्होंने, तस्बीह कर रहे थे बैठे हुए। तो मुझे इशारा किया कि बैठ जाओ। एक तरफ बैठ गया मैं, तस्बीह ख़त्म की, मुझे पास बुलाया, सर पे हाथ रखा, फूंक मारी। कहते बेटा पहुंच गया? मेरा आपने बुलाया था, पहुंच गया। कैसे पहुंचे? मेरा पता तो था नहीं, ऐसे ही मैं। कहते मुझे मालूम था कि पहुंच जाओगे। तो शाम को मुरीद आए उनके जिक्र करने। तो उनको पूछा उन्होंने, किसी को पूछा कि भाई कितने साल हो गए मुरीद हो? किसी ने 10 साल बताए, किसी ने 15 साल बताए, सब ने मुख्तलिफ किस्म। उन्होंने कहा मोहब्बत सीखनी है, इससे सीखो। मेरा नाम लिया कि ये देखो, इससे पूछो कैसे पहुंचा ये। खैर उसके बाद फिर वो देखा तो जितने खाना घर से आता था उनकी इतनी बरकत थी, उसी खाने में सब खा के चले जाते थे, खाना फिर बच जाता था। अच्छा जी, माशाल्लाह। यानी इतने पहुंचे हुए थे वो बुजुर्ग। माशाल्लाह माशाल्लाह। दूसरा वो मुझे पहले दिन मना कर दिया था उन्होंने कि लोग आके लालच देंगे आपको कि पीर साहब तो लेते नहीं है जान नमाज और कालीन वगैरह पैसे वगैरह, तो आप ले लो। कहते इसका ख्याल रखना, किसी से कुछ लेना नहीं। तो ये बात हुई। कई ने बाद में पूछा मुझे कि भाई ये जान नमाज ले लो उनके लिए। जान नमाज नहीं है वो, जान नमाज था उनमें टाँके लगे हुए थे, कपड़ों के टुकड़े, नीचे चटाई थी वो खजूर की, कालीन भी नहीं बिछाते थे वो। कहते अच्छा, कहते मैं इनको कालीन बिछा लूँगा, ये क्या कहेगी चिटाई कि कालीन देख के नीयत खराब हो गई। जान नमाज क्या कहेगा कि नया जान नमाज देख के मुझे छोड़ दिया। वाह। तो वो वफा वाले थे जी। तो वाकई वो पीर थे असली। आजकल के पीर जो हैं वो खाने पीने वाले ऐसे नहीं थे वो।
असल वाले थे, अल्लाह वाले थे, फकीर थे। अल्लाह वाले थे, फकीर थे। और ये भोपाल में किस जगह थे? बाद में तो आपको पता चल गया हाँ, होगा। मंगलवारा रोड, मंगलवारा रोड। इबादत कराते, रात को तहज्जुद भी पढ़ते थे, बच्चों से भी पर्दा करती थी औरतें उनकी। अच्छा जी। जी, यानी बहुत ही पहुँचे हुए थे हर काम के अंदर। इबादत वगैरह, तस्बीह वगैरह उन्होंने जो पढ़ना लिखना बताया, तस्बीह वगैरह। अच्छा। एक अच्छे रास्ते पे लगाया उन्होंने। वहाँ किसी को बताता नहीं था मैं कि पाकिस्तान से आया हूँ, कि मुंह से बात निकली और उसी दिन फिर पढ़ाई हो गई और उसी दिन आप वहाँ पे अजनबी हो गए। जी, यानी पकड़ा जाऊँगा। हाँ हाँ, पाकिस्तानी होना एक जुर्म था वहाँ पे। जी जी हाँ, नो बगैर पासपोर्ट के, बगैर वीज़े के। बिल्कुल सही, तो जासूस करके पकड़ के बंद कर देते। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। तो उनके पास रहा, फिर वो दिल खुल गया वहाँ इंडिया में। अब वो शहरों के पते याद हो गए, हो गया कि अब तो कोई पकड़ेगा नहीं। तो वैसे वो किसी शहर में जाता, वो मुसलमान का नाम बताता जहाँ मुसलमान ज़्यादा होते हैं। अच्छा। जहाँ हिंदू होते हैं वहाँ हिंदू का नाम बताता। क्या नाम बताया करते थे अपना? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश। जी, यहाँ जब फाइल का बंगला गया, यहाँ तारा सिंह, मुन्ना सिख। मुन्ने होते ना, ये बाल नहीं रखते, वो बाल नहीं होते उनके लंबे। फाजिल का में आपने अपना नाम बताया तारा सिंह। जी। और भोपाल मुन्ना सिख, मुन्ना यानी मुन्ना कहते हैं वो, यानी जिसके बाल नहीं होते। मुन्ना। जी जी जी, ठीक है, ऐसी बात है। तो जहाँ का माहौल जैसा देखा वैसा वो। जैसा देश वैसा भेष। जी। अच्छा, फिर? बस अल्लाह ताला दिमाग में बात डालता रहा, क्या करना है क्या नहीं। हाँ। उसके बाद फिर वापसी दूसरे शहरों में घूमा। आगरा गया, ताजमहल देखा, चंडीगढ़ गया। हर जगह कोई ना कोई काम मिल जाता था, पैसे बना के आगे चला जाता था। चंडीगढ़ वो एक नया नया दारुल बना था ना इंडिया का। हाँ। तो वहाँ एक बिल्डिंग बन रही थी अपना, वो कोई दफ्तर था बहुत बड़ा या कोठी थी। तो वहाँ पानी देना होता था। तो वहाँ वो काम मिल गया। बस कहीं कभी कहीं कुछ कोई जो काम मिलता था कर लेता था मैं। अच्छा। जवाब नहीं देता था। ठीक है। उसके बाद वो आगरा गया, उज्जैन गया। उज्जैन के बाद ये अपना कलकत्ता साइड में ज़िला हुगली, भागलपुर, कृष्णनगर, रानाघाट, कलकत्ता, हाँ। सारा घूम घुमा के फिर वापस फिर सोचा कि पटियाला जाता हूँ। सहारनपुर गया, रुड़की गया, कलिया शरीफ गया, जहाँ बाबा फरीद के वो अपना भांजे हैं साबर अलाउद्दीन, उनका मकबरा है उधर। ये बताएं आप, वो जो भोपाल वाले पीर साहब थे, उनके पास कितना अरसा रहे? तकरीबन 1.5 साल के करीब रहा। फिर वहाँ से चल पड़े? जी जी। उनको बता के निकले थे या चुप करके निकल गए? नहीं, उनको बता के निकला था, वो स्टेशन पे चढ़ाने आए थे। आपने क्या बताया था कि आपने कहाँ जाना है? उनको कहा था कि वही पटियाला का बताया था उनको। तो मैंने कहा वो कोई पूछे तो बता देना कि यहीं से गया है। तो फिर वो स्टेशन पे चढ़ाने आए थे और कह रहे थे कि वो आंखों में आंसू आ गए उनके, क्या जा रहे हो, ये इबादत नहीं छोड़ना। रात को उनको मैं दबाने उठता, टांग पकड़ता, उनके मेरा हाथ पकड़ लेते कि क्या कर रहे हो। मैं दबा रहा हूँ। कहते आज मुझे दबाओगे, कल मैं किसको कहूँगा, मेरी आदत ख़राब कर रहे हो, नहीं दबाओ। दबाने भी नहीं देते थे। वाह वाह, क्या बात। कह रहे आदत ख़राब होती है। उनके बाद मैंने ऐसी पकड़ी, मैंने आज तक नहीं दबाया किसी से। वाह, बड़ी बात है। उनके कुछ बच्चे और अहलो अयाल भी थे? जी जी। बच्चों के नाम आपको याद हैं पीर साहब? नहीं, उनके बच्चों के नाम याद नहीं। अच्छा, चलें फिर आप उनसे विदा हो गए, उनसे आपने अलविदा लिया और फिर कहाँ गए, किधर किधर घूमते रहे? हाँ, वे दूसरे शहरों में घूमता रहा इंडिया के। सहारनपुर गया, कलकत्ता गया। तो अपना वो काली का मंदिर देखा जो बाबा जुम्मन शाह ने
पत्थर वो डंडा मार कर बुत बना दी थी असली, अल्लाह जाने सच है झूठ है। अच्छा जी। उसके बाद फिर वो वापसी सोचा कि अब पटियाला जाता हूँ, वाकफियत हो गई सारे शहरों की, पता चल गया, कोई पूछता है कि कहाँ से है, फलाना शहर से आए हूँ, मालूमात हो गई थी ना। फिर गया वो करनाल गया, पानीपत गया, वहाँ से मालूमात ली मुसलमानों की, कि बताया कि वो पटियाला में मुसलमान हैं। करनाल में भी कम थे मुसलमान, पानीपत में भी। अब वो करनाल एक मस्जिद देखी, वो सीढ़ियाँ बाहर की साइड में थी मस्जिद की। मैं पहली सीढ़ी के ऊपर पाँव रखा, दूसरे पे रखने वाला था, एक आदमी आ गया, आके वो कहने लगा कहाँ जा रहे हो? मैं बोला मस्जिद में जा रहा हूँ ऊपर। कहता सिख रहते हैं ऊपर, मारेंगे वो। अच्छा जी। तो कह गया, चला गया वो, मैं पीछे हट गया। तो अल्लाह ताला ने वो फरिश्ता बना के भेजा, कोई कौन था मालूम नहीं क्या, तो ऐसे बचा वहाँ से। फिर वहाँ से वो एक मस्जिद थी खुली, उसी टाइम वो खुलवाई थी उन्होंने, जो थोड़े बहुत गिनती के मुसलमान थे करनाल में। तो उनसे पूछा मैंने, बोला कोई मुसलमान है पटियाले में? उन्होंने कहा हाँ पटियाले में मुसलमान है, थोड़े हैं किसी किसी मोहल्ले में, और जैसे यहाँ है करनाल में। फिर पटियाले चला गया मैं, वहाँ जाके वो देखा, वो मिला, जाके वो पूछा मुसलमानों, किसने बताया था? अनारदाने चौक में मुसलमान हैं। तो अनारदाने चौक में गया, वहाँ पूछा कि वो मुसलमान का, तो एक बाज़ार के अंदर ही दुकान थी, फिरोज नाम था उसका, ललारी है नहीं, कपड़े रंगता था, पगड़ी बांधी हुई थी। तो उसका बताया, रंगरेज था वो जी। फिर उसके पास गया, सलाम दुआ की, तो बताया उसको कि मैं ऐसे भोपाल चला गया था, वहाँ से आया हूँ, तो यहाँ मेरे माँ बाप शहीद हो गए थे सब। तो उसने बिठाया, उस टाइम वो पगड़ी तो बांधी हुई थी, लेकिन वो मुसलमान बन गए थे दोबारा। उस टाइम वो सिख बन गए थे, जो सिख बन गए थे उस टाइम किसी किसी मोहल्ले में कोई कोई बच गया था वो। तो फिर वो एक मस्जिद उन्होंने खुलवाई थी उसी टाइम, कंजरियाँ रहती थी उसमें। अच्छा 2 मंजिली मस्जिद थी, तो उसी टाइम वो खुलवाई थी उन्होंने। एक और अब्दुल रहमान थे, उनसे मिलाया उन्हें नमाज के टाइम, साथ ही घर थे उनके मस्जिद के। फिर एक उनका घर था, एक अब्दुल रहमान का था, करीब जो घर थे, 2 घर थे ये, बाकी तो किसी किसी मोहल्ले में एक घर था कोई। तो अब्दुल रहमान से मिलाया, उन्होंने कहा इसी मस्जिद में ठहरो। एक मौलवी साहब थे मरगूब आलम, लखनऊ से आए हुए थे वो, तो नमाज वगैरह पढ़ाते थे वहीं। नमाजी कितने होते थे? 3-4 नमाजी होते थे, 2 मंजिली मस्जिद थी, कभी 3 कभी 4 कभी 5, बस कभी 2, कभी होते नहीं थे। उस वक्त पटियाला में कितने मुसलमान आपको मिले होंगे या कितने रहते थे, कोई अंदाज़ा है? बस बताए ना, एक मोहल्ले में कोई एक मकान होगा मुसलमान का, सिर्फ 4 या 5 मुसलमान मिले थे। एक है अब्दुल रहमान, एक अपना फिरोज़, एक रफ़ीक, वो राजा के कुत्ते खाने में था पहले, फिर उधर हो गया था ये वाटर सप्लाई में। चंद घर थे बस जो। ठीक है, उन्होंने आपको मस्जिद में भेज दिया? जी, मस्जिद में रहा मैं वो मौलवी के साथ। हाँ तो खाना वो अब्दुल रहमान घर से भेज देता था। ठीक है, वहाँ कितने दिन रहे मस्जिद में? तकरीबन साल के करीब तो रहा हूँगा शायद। अच्छा फिर सही याद नहीं। मुकेश का काम सीखता रहा, एक दुकान वाले से वाकफियत हो गई, कपड़ों में मुकेश का काम करते थे। वो लखनऊ से आए हुए थे, वो भी, वहाँ तो मुसलमान कम थे, लखनऊ से आके दुकान की थी इन्होंने। अच्छा जी। तो उनके पास काम करता रहा।
बस ऐसे ही वो सीआईडी वाले पीछे लग गए जब मस्जिद में था मैं। अच्छा। एक पाकिस्तानी आया था, पाकिस्तान से गया था, वहाँ मुझसे मिला, अपना पता दे दिया उसने और मुझसे पूछा पाकिस्तान में कोई है आपका? तो मैं बोला मुझे नहीं मालूम कहीं। कहता अच्छा मैं मालूम करके अगर कहीं पता चल गया तो कहता मैं फिर वो आपको बताऊंगा। पाकिस्तानी वहाँ पटियाला में गया था? हाँ जी, यहाँ से वीज़े के ऊपर। वो क्यों गया था? क्या उसके बड़े भी वहीं थे कहीं? हाँ, उसके वो मुहाजिर था ना, वो भी यहीं से इंडिया से आया हुआ। अच्छा चलिए, फिर वो आपको मिला तो उसके बाद आप पे शक किया जाने लगा? हाँ वो मिला, मैंने मुझे पता लिख के दे गया अपना। मैंने कुछ दिनों के बाद उसको ख़त लिख दिया। ख़त में कोई ऐसी बात भी नहीं लिखी, और वो ख़त वो थाने में चेक करके भेजते हैं मुसलमानों के। तो कुछ दिनों के बाद इंस्पेक्टर आया सादे कपड़ों में मस्जिद में। मैं मौलवी साहब के पास ही बैठा था, तो पूछने लगा कि ये अब्दुस्तार कौन है? तो उन्होंने बताया ये बैठे हैं। मुझसे पूछा कि पाकिस्तान से कब आए हो? बोला मैं गया नहीं पाकिस्तान, तो कहूँगा कब? बोला कह रहा कभी तो गए होंगे। मैं गया ही नहीं मैं। बोला मेरे माँ बाप यहाँ शहीद हो गए। मैं भोपाल चला गया था, भोपाल से आया हूँ अभी। तो कहता पाकिस्तान में कोई नहीं आपका? कोई नहीं। कहता सोच लो। सोच के मैं बोला वही बता देता हूँ इसको आदमी का। तो फिर मैंने बताया वो पाकिस्तान से एक आदमी आया था, उसको ख़त लिखा था मैंने। वो है बस वाकिफ़ पाकिस्तान में, यहाँ से जो पता दे गया था मुझे। रजिस्टर खोला, रजिस्टर खोल के ख़त निकाला, कहता ये ख़त है। अच्छा, उन्होंने वो ख़त पाकिस्तान नहीं भेजा बल्कि अपने पास ही रख लिया? अपने पास ही रख लिया। मैंने हाँ यही ख़त है। तो लिख के वो रिपोर्ट वगैरह मेरी बताया उसने कि मैं इंस्पेक्टर हूँ और चेक करने आया था। तो उसने जाके थाने में जाके और सीआईडी वालों को बता दिया। हाँ। फिर वो सीआईडी वाले आने लग गए। हाँ। कभी होटल में ले जाते, चाय वाय पिलाते, और मुझे कहते जी आपको नौकरी दिलाएंगे हम, आपको अच्छी तनख्वाह है, बस महीने में 1-2 काम कर देना, बस रात दे देना किसी न किसी तरह। मलेरकोटले से इधर उधर से जाकर, मलेरकोटला पटियाले से थोड़ा दूर, वहाँ मुसलमान ज़्यादा हैं। अच्छा। शहर है एक मलेरकोटला। तो मैं सोच के जवाब दूंगा। वो कई दफ़ा आए, हाँ भाई सोचा। मैंने कहा भाई मैं नहीं कर सकता। वो हिंदू सिख कितने हैं, उनमें से कोई आदमी रख लो आप। मुझे कौन अपना राज देगा? आपको ये कहते थे कि आप हमारे जासूस बन जाओ? जी जी। अच्छा। तो मैं सोचा ये ऐसे ही कर रहे हैं, बाद में मुझे पकड़ के बंद कर देंगे। बिल्कुल ऐसी बात। तो मैंने बोला मेरे बस का काम नहीं, मैं नहीं कर सकता ये। अच्छा। खैर उसके बाद वो छोड़ दिया। फिर जब मैं कहीं से हिंदुओं के शहर में जाता था, गया हूँ, तो वहाँ वो वैष्णव कौम है, वो गोश्त नहीं खाते। हाँ, तो मैं अपने आप को वैष्णव बताता था हिंदुओं के शहर में। अच्छा। नाम भी हिंदू वाला, ओम प्रकाश वैष्णव, कि वो वैष्णव में वैष्णव होटलों के ऊपर लिखा होता था वैष्णव होटल। यानी वहाँ सिर्फ दाल और सब्जी पकती है। हाँ। जो वो वैष्णव लोग हैं वो वहाँ जाके खाना खाते हैं। अच्छा। तो मुझसे भी कोई पूछा था कौन है, वैष्णव बताता था अपने आप को। हिंदुओं के शहरों में जहाँ हिंदू ज़्यादा होते थे। अच्छा। जहाँ मुसलमान होते थे वहाँ मुसलमान का नाम। बस ऐसे टाइम पास किया। फिर वो ख्याल आया कि वो अपनी जगह देखूँ, जहाँ मकान देखूँ जाके। तो अब उस मोहल्ले में जाता, मैं चक्कर लगाता, वो मकान नहीं मिल रहा था अंदाजे से। अंगूरों वाली मस्जिद के पास? जी, वहाँ बाहर मेन रोड के ऊपर एक घर था सिखों का, पुराने सिख जो वहाँ के रहने वाले थे। मेरी किसी से शक्ल मिलती होगी, मैं वहाँ खड़ा सोच रहा था कि घर तो इधर ही है कहीं आसपास। तो वो बाहर औरत बैठी थी एक बुढ़ी, तो उसने देखा कि थी पंजाबी में
कि तू हफीज़ा पुत्र है? हम्म। तो मैंने बोला हाँ हफीज़ का लड़का हूँ मैं। तो उसने बिठाया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहती हमसे कसम ले लो, हमने ना किसी का मकान लिया है, किसी मुसलमान से छीना, ना किसी का कोई सामान छीना। कह रही हो बैठो, कहती वो आ जाएंगे उनके जो खावन थे और लड़के वगैरह, कहती उनसे मिलाती हूँ मैं। फिर उनका खावंद आ गया, उनसे मिलाया, जाके कमरे में बिठाया। तो उसने भी कसमें खाई, कहता हमारा तो बाजू कट गया, कहता हमारे अच्छे तल्लुकात थे आपके वालिद के साथ। उनके खामद का नाम क्या था जिसने ये बातें की? वो याद नहीं मुझे, भूल गया। लेकिन कुछ सिख फैमिली थी? जी, कोई जी, सिख फैमिली थी? सिख फैमिली। उसने यकीन दिलाया कि हमने भाई कुछ नहीं किया, ये हमारे पास पुराना मकान है, ना हमने किसी का मकान छीना, ना कुछ उनसे कोई सामान छीना किसी से, ना उठाया किसी घर से। तो बोला मुझे मेरा घर दिखा दो। उन्होंने मना किया कि घर नहीं देखो अपना, वो रिफ्यूजी रहते हैं उसमें, रिफ्यूजी कहते हैं जो यहाँ से गए थे उनको। अच्छा। कि उसमें रिफ्यूजी रहते हैं, मार देंगे आपको, हम भी कुछ नहीं कर सकते। अच्छा। तो मैं बोला मार देंगे कोई नहीं, जहाँ माँ बाप शहीद हुए मैं भी शहीद हो जाऊँगा। बोला मुझे घर दिखा दो। कहते हैं चलो जिद कर रहे हो तो फिर क्या करें, लड़के को कह गए दूर से घर दिखा के आ जाना। अच्छा। लड़के को मेरे साथ भेजा, उनने दूर से घर दिखाया, तो वो गया, मैं जाकर दरवाज़ा खटकाया। 10 साल के बाद तकरीबन आप गए वहाँ? जी 10 साल पहले आप वहाँ से निकले थे जी। बहुत बुरे हालातों में, जी जी और किस्मत से आपकी जान बच गई थी। जी जी 10 साल के बाद आप दोबारा उसी घर का दरवाज़ा खटखटा रहे थे जी पटियाला के अंदर? जी। अच्छा। तो अंदर से औरतें निकली, हाँ। क्या बात है, मैं बोला वो भोपाल से आया हूँ घर देखना है। सबको भोपाल बताता था मैं कि भोपाल से आया हूँ, पाकिस्तान का तो नाम ही नहीं लेता था ना, हाँ क्यों वीज़ा नहीं था, कुछ नहीं था। हाँ हाँ। तो वो औरतें जमा हो गई मोहल्ले की, हाँ नहीं मुसला आया, मुसला आया, मुसलमान को मुसला कहते हैं वो। हाँ। तो उन्होंने कहा कि वो ज्ञानी जी घर नहीं है, ज्ञानी कहते हैं वो उनका जो मजहबी पेशवा जो है कोई? जी उनका जो बड़ा गुरुद्वारों का होता है, हाँ। कि ज्ञानी जी घर नहीं है, दिल्ली दौरे पे गए हुए हैं, जब वो दौरे से वापस आ जाएंगे फिर आना। फिर गया मैं 3-4 दिन के बाद, सरदार वो ज्ञानी जी घर थे, सरदार जी निकले, बाहर दरवाज़ा खटकाया, हाँ भाई क्या बात है? बोला ये हमारा घर है, मैंने घर देखना है अपना, भोपाल से आया हूँ मैं, बचपन में वहाँ चला गया था मैं। अच्छा, भोपाल वाले बताते थे कि वो जो पंजाब से गाड़ियाँ आती थी उनके अंदर लाशें पड़ी होती थी, वो हम कहते हैं हमने कितनी लाशें निकाली हैं और वो बीच में ज़ख्मी आदमी निकाले हैं। भोपाल वाले बताते थे कि पंजाब से जो गाड़ियाँ आती थी। पंजाब से भोपाल की तरफ भी गए थे मुसलमान? जहाँ कहीं किसी का वो गया तो उधर वो चले जाते थे ना, पता तो था नहीं कि पाकिस्तान किधर है क्या है। जैसे जहाँ किसी का वो रेलगाड़ी में बैठे, कोई कहीं निकल गया, कोई कहीं निकल गया, तो कह रहे थे कि वो कि हमने कितनी लाशें निकाली हैं और कितने वो जख्मी निकाले हैं। और रास्ते में क्या करते थे सिख लोग, गाड़ी खड़ी करके जंगल में कहीं भी किसी जगह वहाँ जाकर सबको कत्ल कर देते थे, शहीद कर देते थे मुसलमानों को। गाड़ियाँ ख़त्म की उन्होंने ऐसे। अच्छा, फिर क्या हुआ उसके बाद जब ज्ञानी से आप मिले घर जाके कि ये घर देखना है, मैं भोपाल से आया हूँ? हाँ, तो मैं डरा भी, मैं बोला अल्लाह हाफिज़, देखो क्या करता है। कहता आ जाओ, ले गया अंदर, बोला पता नहीं मारेगा क्या करेगा। जाके बिठाया, कहता देख लो। फिर वो घर देखा तो कहने लगा घर क्या केस करना है? बोला नहीं, केस कहाँ करना है, मेरा माँ बाप नहीं रहे, मैंने मकान क्या करना है। कहता नहीं केस करो, अगर आपको मिल गया तो हम छोड़ देंगे। मैंने आप क्या करोगे? कहता हम घर छोड़ देंगे। अल्लाह ताला ने ऐसा रहम डाला उसके दिल में। अच्छा। मैं बोला घर नहीं चाहिए मुझे, खुद ही उसने नंबर लिख के मेरी जेब में डाल दिया। कहता केस करने करो आप।
अजीब आदमी था, जी। खुद अपने ऊपर बस केस करने अल्लाह का कह ताला- रहा था। अल्लाह ताला रहम डाल देता है ना जब काम सीधा होना होता है। उसके बाद मैं उस टाइम मस्जिद छोड़ के अर्जन नगर मोहल्ला था एक, वहाँ चला गया था। अर्जन नगर में किसके पास रहते वो थे? अर्जन नगर एक जैसे यूनिट कॉलोनी बनी हुई है ना यहाँ पे, ये सरकारी आदमियों के लिए, तो वहाँ वो सरकारी क्वार्टर बने हुए थे। वहाँ था एक मज़ार पीर बरसादू शाह का, वहाँ मज़ार पे जाके बैठ गया था मैं। अर्जुन नगर। जी अर्जुन नगर में पीर साहब का मज़ार था, जी दरगाह थी, जी आप वहाँ पे मुतवल्ली बन के बैठ गए। जी जी। और वो पहले तो सब खिलाफ थे मेरे। एक मेरी साइड में था, उसने कमरा बना के दिया वहीं पे। अल्लाह ताला जिसके दिल में रहम डाले, जो जहाँ बचाना होता है उसने। उन बुजुर्गों का नाम क्या था जिनका मज़ार था? पीर बरसादू शाह। वो बरसादू शाह इसलिए एक दफ़ा कहते हैं बारिश नहीं हो रही थी, काल पड़ गया था, तो वहाँ का जो राजा महाराजा था या कोई वजीर था, कोई भी था, कोई बड़ा, वो गया था उनके पास कि दुआ करें बारिश हो जाए। ठीक है। तो कहते इतनी बारिश हुई बंद नहीं होती थी। फिर दोबारा जाके उसको कहा कि भाई दुआ करो बंद हो जाए। फिर दुआ की, बारिश बंद हो गई। अच्छा जी। तो जब से उनका नाम पीर बरसादू शाह, तो एक कमरा बना दिया मुझे वहाँ। तो पीर बन के बैठ गया मैं। अच्छा, आप वहाँ पे पीर बन के बैठ जी। गए। हाँ। अब वो पहले तो सब मुखालिफ थे, मोहल्ले वाले बहुत थे, अफसर भी थे उसमें। तो उसके बाद एक एक ने करके इंटरव्यू लिया मेरा, घर बुलाते, पूछते, सब कुछ करते। हाँ। फिर वो मेरी साइड में हो जाते। अल्लाह ताला सबके दिलों में रहम डालता गया। फिर आप ज्ञानी साहब के पास भी गए जिसने कहा मुझ पे केस कर दें। हाँ, वही उसके बाद अगली कहानी फिर। हाँ, वो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद वो उसी अर्जुन नगर मोहल्ले में एक स्कूल के बड़े प्रिंसिपल थे, तो उनसे जाके मैंने जिक्र किया कि ऐसा ये घर गया था, मैंने घर देखा अपना, और वो कह रहे हैं कि ये केस करने करो, ये उन्होंने लिख के दिया है, नंबर वंबर घर का पता। तो एक तो मेरे उम्र का नहीं मालूम था मुझे, उस बहाने से उम्र का भी पता चल गया। तो उन्होंने कहा कि वही पहले तो वो कोई अपना सबूत होना चाहिए। मैंने कहा उम्र का तो मुझे मालूम नहीं, कहते बल्दिया से मालूम हो जाएगा। तो बल्दिया में ले गया मुझे वो प्रिंसिपल सिख। अल्लाह ताला ऐसे काम बनाता रहा। बल्दिया में मैनेजर के पास ले गया, उसने वहाँ लिख लिया कि अपना नाम पता लिखवा दो, अगर रजिस्टर में मिल गया तो हम कापी बना देंगे आपको। ठीक है। तो लिख के उसने वो खुद भी रख लिया लिख के, और वो क्लर्क को बुलाया, उसको लिख के दे दिया वो। हाँ। कि अगर ये नाम ये निकलता है तो मुझे आके दिखा देना। अच्छा। तो मुझे सुबह के टाइम उसने बुला लिया, सारा दिन, और अंदाजे से उसने उम्र पूछ ली, सन। तो अंदाजे से एक रजिस्टर उठा के दे देता मुझे कि चेक करो, एक कागज़ करके चेक करते रहो। कहता हमारे पास तो टाइम नहीं है इतना। उर्दू में लिखे हुए थे, उर्दू मुझे आती थी, तो मैं वो पढ़ता रहा एक एक करके। वो तीसरे चौथे दिन नाम निकल आया। सुबह जाता था मैं, और ड्यूटी के टाइम तक बैठा रहता था मैं दफ्तर में उनके पास। अच्छा। तो उसके बाद वो नाम निकल आया, अब्दुस्तार हफीज़ुर रहमान, वो पूरा पता। तो अपना मैंने दिखाया उसको, उसने वो कागज़ देखा, कहता हाँ सही है। मैनेजर के पास ले गया। ठीक है। उन्होंने कहा कितनी कापियाँ चाहिए? मिला 2 बना दो। अच्छा। तो वहाँ से उम्र का पता चल गया। अच्छा अच्छा। उसके बाद वो कागज़ वगैरह टैब वगैरह कराए। तो वो जब मैं उस मोहल्ले में जाता, वो सीन सामने आता, वो रोना आ जाता था। तो मैंने वो फार्म वो फाड़ के फेंक दिया। मिला नहीं चाहिए घर। मिला जहाँ माँ बाप नहीं रहे, घर क्या करना है। आपकी तारीख पैदाइश जो वहाँ से मालूम हुई वो 25 दिसंबर 1938 थी? जी 1938, 25 दिसंबर। अच्छा। उससे पहले मुझे उम्र का नहीं मालूम था सही। ठीक है। उसके बाद आपके वो फार्म बन गए? जी, वो मैंने फिर वो फाड़ दिए। उस मोहल्ले में जाता मैं, वो पूरे सीन, वो लाशें बिखरी हुई, फूली हुई कई दिन की। वो मंजर आपको याद आ जाता? जी जी। वो मंजर आपको याद आ जाता तो आपको?
हाँ, रोना आता था, फिर वो याद आती थी माँ बाप की। और वो घर के सीन, वो आदमी भरे हुए, ऊपर नीचे गोली चल रही, तो अपने वो उनके वो मार धाड़ के सीन, कत्ल व गारत के तलवारों के साथ। एक वो डॉक्टर हफीज चंद के पास असला था घर में छुपाया हुआ। एक और भी थे कोई, उन्होंने भी असला वापस नहीं किया पूरा। उन्होंने आखिरी टाइम तक मुकाबला किया। अच्छा। मुकाबला करते रहे। जब उन्होंने देखा कि असला इनके पास बहुत है, उन्होंने मिलिट्री ने क्या किया, सिखों की क्रेन लेके आए, शेवल लेके आए, ट्रैक्टर, उसके साथ आके उनका घर गिराया। वो घर के अंदर ही नीचे घर गिरा, अंदर ही मर गया उधर। फार्म आपने फाड़ के फेंक दिए जो आपकी विरासत के फार्म बने थे, जी आपकी विरासत के जो कागजात बने थे कि ये वाकई ही अब्दुल हफीज साहब का बेटा है। जी हाँ, वो जो सर्टिफिकेट था जी। वो एक वो जो मोहम्मद रफ़ीक था, वो उनके घर रख दिए थे मैंने। कोई कागज़ होता था उनके घर रख देता था मैं, तो उनके घर रख दिए थे। बोला रख लो, कभी ज़रूरत पड़ेगी तो ले लूँगा। अच्छा। तो उधर ही पड़े रहे वो घर के सीन, वो सब याद आते। वो आदमी भरे हुए, नीचे ऊपर हफरा तफरी। मेरी वालदा मुझे कहीं कभी कहीं छुपाते, कभी कहीं। ऊपर जाने के टाइम सीढ़ियों में अंदर थोड़ी सी जगह थी, मुझे याद है अच्छी तरह, जगह होती ना बीच में बची हुई कुछ, तो उसके अंदर लेके बैठ गई एक दिन। हाय हाय हाय। वो कि वो बचाने के लिए कि देखा कि हमला होने वाला है। बस फिर आपने क्या किया जब आपने कागज वगैरह? फिर वो जगह देखता रहा मैं, वो अपना कि वो जगह देखूं जाके जहाँ माँ बाप शहीद हुए थे, घास मंडी पटियाला। जी। तो वहाँ उससे कभी मैं आगे निकल जाता, कभी पीछे से वापस आ जाता। वो घास मंडी नहीं मिलती थी, तो अपना वहाँ मार्केट बन गई थी उस टाइम घास मंडी में। अच्छा। अब एक दिन वहाँ खड़ा सोच रहा था, मैं बोला इधर ही कहीं है आसपास, कहीं मालूम नहीं किधर है। एक दुकानदार ने पूछा कि भाई क्या बात है, किसको मिलना है? उन्होंने कहा इतनी देर से खड़ा है। बोला यहाँ घास मंडी होती थी एक, उसके पास एक घर था, वहाँ जाना था मैंने। बोला घास मंडी में कहाँ है? कह रहा घास मंडी तो यही थी, यहाँ मार्केट बन गई है। अच्छा जी। तो मैंने हाथ तो नहीं उठाए, वैसे फातिया पड़ी है, हाथ बगैर उठाए। हाँ, तो हाथ उठाता तो फिर पता चल जाता। पता चल जाता। दिल ही दिल में आपने दुआ मांगी अपने माँ बाप के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए। जी। अच्छा। हाँ, तो जिस तरीके से वो जगह देखी। उसके बाद आप वहाँ क्या करते रहे, किधर ठहरे? वहाँ बताया, पहले तो मस्जिद में ठहरा हुआ था। मस्जिद से आप दरबार पे चले गए? हाँ, दरबार पे दरबार के बाद फिर क्या हुआ? दरबार के बाद फिर वो दुकान की, फिर मैंने वहाँ पे दुकान भी की। दो अच्छी दुकान चल गई थी साबुन की, साबुन का काम सीखा। एक वो मुरीद बन गया था मेरा। अच्छा। उससे फैक्ट्री में काम करता था साबुन की। हाँ, पटियाला में साबुन की दुकान बना ली थी। जी जी। फिर उसके बाद वो दुकान चल गई थी। हाँ हाँ। और वो सरदार मुझे लेके आया था, जिसने वो कमरा भी बना के दिया था, और दूसरे आदमियों ने भी इमदाद की, सिखों ने। आपको जो लेके आया था वो कोई सरदार था? सरदार था मुन्ना सिख। अच्छा, उसने आपको क्या कह के लेके आया था? उसने कहा था कि वो मुझे ख्वाब में नजर आए कि आप आए, आके वहाँ बैठे मीज़ार के ऊपर। ठीक है, बरसातू शाह के मज़ार के ऊपर बैठे। जी। पहले तो मैंने इनकार किया कि भाई मेरे बस का काम नहीं है ये। उसने कहा कि नहीं, लाजमी आप चलो, मजबूर किया मुझे। ठीक है। मैं उसके साथ आ गया। आया के वहाँ ठहरा। उसके बाद अल्लाह ताला इज्जत रखने वाला है, तो वो पहले तो सब खिलाफ थे वो। उसके बाद एक साथी, एक सिख था, वो बहुत खिलाफ था। वो कह रहा था ये पाकिस्तान का जासूस है, अगर ना हो तो मेरे मुंह पे थूक देना। वो सबसे ज़्यादा खिलाफ था। अच्छा। उसी ख़ानदान में से एक लड़की को
कोई दौरे पड़ने लगे। अच्छा। तो वो उन्होंने कहा कि मेरे पास ले आए, मशवरा दिया लोगों ने। वो खिलाफ थे मेरे। उन्होंने कहा चलो अगर आप कहते हैं तो उनको भी देख लेते हैं जाके। ठीक है। लेकिन हम तो खिलाफ हैं। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया कि भी देख लो, मेरे बस का काम नहीं है ये लड़के को संभालना। अच्छा। डॉक्टर भी आया हुआ था उनके घर। ठीक है। तो मेरे पास आए वो इकट्ठे हो गए। हाँ। आके कहने लगे जी वो लड़की बीमार है, उसको जाके चेक कर लें। अच्छा जी। तो वो एक पाकिस्तानी मेरे पास बैठा था जो लखनऊ से आए हुए थे, जिनकी दुकान थी। हाँ हाँ। मुस्लिम। मुसलमान जी। वो मेरे पास बैठा था, उसने मना किया मुझे कि ना जाओ, ये मारवाड़ देंगे अलग से ले जाके, कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मैंने कहा आप जाओ, कल आके देख लेना, अगर जिंदा हुआ तो मिल लेंगे, नहीं तो फातिहा पढ़ के चले जाना। अच्छा, उसको आपने कहा, उस मुसलमान को? जी। अच्छा, फिर? वो चला गया, मैं उनके साथ चला गया घर उनके। जैसे ही सैन में गया, उनका आ जाओ अंदर। अंदर दरवाजे के करीब पहुंचा, लड़के की निगाह पड़ी मेरे ऊपर। उन्होंने कहा हाँ यही है, यही है। अच्छा। हाँ। तो मैं डर के खड़ा हो गया। मैं बोला बस आज मेरी खैर नहीं है, इन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया कोई।